आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैकेनिक्स में एक बहुत ही हेल्पफुल कंसेप्ट है। इसकी सहायता से आप प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए helpful concept in mechanics. एक काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में ऑब्जेक्ट्स मोशन में रहता है और अपना पोजीशन चेंज करता है, तो हम किस प्रकार चेंज इन पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। इन काइनेमेटिक्स and dynamics, objects move and change their position. ये जो चेंज इन पोजीशन है उसे हम किस प्रकार मेजर कर सकते हैं? हाउ वी कैन मेजर चेंज इन पोजीशन। इस सिचुएशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी सहायता करता है। इसके अलावा भी फिजिक्स में आप बहुत तरह की सिचुएशन को डील करते हैं, जैसे रिलेटिव मोशन। ये कोई दो पर्सन है, ए और बी, जो मोशन में है। ए भी मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है। हम ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाहते हैं और बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप यहां भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है एक ही फिनोमेना को, जैसे ये बॉल हमारा मोशन में है, दिस बॉल इज इन मोशन, और इसे दो या दो से अधिक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर ए इज इन रेस्ट बट ऑब्जर्वर बी इज इन मोशन विद सर्टेन वेलोसिटी। हम किस प्रकार इन दोनों ऑब्जर्वर्स के फाइंडिंग्स के बीच कोरिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट हमारी सहायता करता है। To measure change in position of an object, first we have to decide a fixed point. To measure change in position of an object, first we have to decide a fixed point. This fixed point is also called reference point, and we measure all distances from reference point. To measure change in position of an object, first we have to decide a fixed point. This fixed point is also called reference point. We measure distances from this reference point. We measure distances from reference point. Now there are three possibilities of motion. Object तीन तरह से मोशन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन कर रहा है, मोशन इन वन डायमेंशन। ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मोशन कर रहा है, मोशन इन टू डायमेंशन। और ऑब्जेक्ट स्पेस में मोशन कर रहा है, मोशन इन थ्री डायमेंशन। नाउ देयर आर three possibilities of motion.
फर्स्ट, object is in motion in a straight line. ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग स्टोन. फ्रीली फॉलिंग स्टोन मोशन इन वन डायमेंशन का, रेक्टिलिनियर मोशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल, freely falling stone. दूसरा एग्जाम्पल, ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड. ये जो स्ट्रेट लाइन में मोशन है उसे हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं. जैसे फ्रीली फॉलिंग स्टोन का एग्जाम्पल है, यह हमें केवल एक डायरेक्शन में मेजरमेंट करने की आवश्यकता है. हेंस इट इज मोशन इन वन डायमेंशन. दूसरा पॉसिबिलिटी है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन अ प्लेन. जिससे कोई एंट या इंसेक्ट इस व्हाइट बोर्ड पर मूव कर रहा हो, या प्रोजेक्टाइल मोशन. These are examples of motion in two dimension. Object is in motion in a plane. Example, projectile motion. Projectile motion, motion in two dimension का example है. इस तरह की सिचुएशन में हमें दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करना होता है. इसलिए इसे हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं. इट इज मोशन इन टू डायमेंशंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर हम लोग इस केस में जो चेंज इन पोजीशन का मेजरमेंट होगा उस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे. थर्ड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्पेस. फॉर एग्जाम्पल, ए बर्ड फ्लाइंग इन स्काई. It is an example of motion in three dimensions. चाहे वो वन डायमेंशन का मोशन हो, टू डायमेंशन का मोशन हो, या थ्री डायमेंशन में मोशन हो, इन सभी केसेस में हम चेंज इन पोजीशन मेजर करने के लिए एक नया तरीका इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. हम कोऑर्डिनेट एक्सेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका ऑरिजिन हमारे फिक्स्ड पॉइंट पर या हमारे रेफरेंस पॉइंट पर कोइंसाइड करेगा. टू मेजर डिस्टेंसेस इन ऑल द above situations, we take a coordinate axis system whose origin is at reference point. अपने मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए जो फिक्स्ड पॉइंट लिए उसे ही हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, और जो हम कोऑर्डिनेट एक्सेस सिस्टम लेंगे उसका ऑरिजिन उसी रेफरेंस पॉइंट पर होगा. आवश्यकता अनुसार हम
2 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम भी ले सकते हैं, या आवश्यकता अनुसार हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम भी ले सकते हैं। जो हमारा ऑरिजिन है कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम का, वो रेफरेंस पॉइंट को कोइंसाइड करेगा। This coordinate axis system is also called frame of reference. This coordinate axis system is called frame of reference. इसका हम एक सिंपल सा डेफिनेशन देंगे यहां पर। A system of coordinate axis whose origin is taken as a reference point for observation. Origin is taken as reference point for observation is called frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग अपने कन्वीनियंस के अनुसार चूज करते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। We choose frame of reference according to our convenience. फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करने का कोई रूल नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, ये कंप्लीटली आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। और दूसरा, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑरिजिन पर हमें प्लेस करना होता है। ऑब्जर्वर शुड बी एट ऑरिजिन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर should be at origin of frame of reference। जैसा कि मैंने चर्चा किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग अपने कन्वीनियंस के अनुसार सेलेक्ट करते हैं, और दूसरा, ऑब्जर्वर को हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑरिजिन पर होना चाहिए। अब हम मोशन की तीनों पॉसिबिलिटीज में, दैट इज मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन में डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर हम देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना आसान होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। ये कोई स्ट्रेट रोड है, जिस पर एक कार मोशन में है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन कर रहा है, इसलिए कार का मोशन इन 1 डायमेंशन कहलाएगा। और हम वेरियस टाइम इंस्टेंट्स पर कार का पोजीशन मेजर करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फिक्स्ड पॉइंट
दैट इज रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना होगा। हम कहीं भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं। इसके लिए कोई बाइंडिंग नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस। मैं यहां लिख देता हूं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट reference point should be at starting point of journey। कोई जरूरी नहीं है। आप जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। यदि आपके लिए सुविधाजनक है कि हम स्टार्टिंग जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लें, आप ले सकते हैं। आप अदर देन द स्टार्टिंग पॉइंट किसी थर्ड पॉइंट को भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। क्योंकि ये मोशन इन वन डायमेंशन है, इसलिए हमें यहां केवल एक एक्सिस की आवश्यकता है। हियर वी नीड only one coordinate axis। coordinate axis अब हम देखेंगे कि रेफरेंस पॉइंट को लेकर किस प्रकार से कार के पोजीशन में जो चेंज आएगा वेरियस टाइम इंस्टेंट्स पर, हम उसे कैसे मेजर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने चर्चा किया, हम किसी भी पॉइंट को अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। हम इसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ये हमारा ऑरिजिन हो गया और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस हो गई। हम मानते हैं कि t1 टाइम पर एट टाइम t1 और दिस कार इज एट ए डिस्टेंस x1 फ्रॉम ऑरिजिन एंड एट टाइम t2 दिस कार इज एट ए डिस्टेंस x2 from origin or reference point। Now displacement equals to हो जाएगा x2 minus x1। यदि कोई साइकिलिस्ट स्ट्रीट में मोशन कर रहा है या कोई लड़का गली में मोशन कर रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि उसका जो रेफरेंस पॉइंट है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो स्ट्रीट में फिक्स्ड। ए बॉय, अनदर एग्जांपल, ए बॉय रनिंग इन अ स्ट्रीट। दिस बॉय इज रनिंग इन दिस स्ट्रीट विदाउट मेंशन। हम ये कंसिडर करके चलते हैं starting point, reference point is at somewhere in this street and frame of reference is fixed somewhere in this street। Another example, हम एक stone को vertically, a stone is thrown in vertically upward direction। हम एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं। आप जानते हैं जैसे जैसे स्टोन ऊपर जाएगा उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा एंड हाईएस्ट पॉइंट स्टोन की वेलोसिटी 0 होगा, फिर वो नीचे आएगा। दिस स्टोन हैज बीन थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन विद अ सर्टेन वेलोसिटी। हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट को ही रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और यहां एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन खड़ा करते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया। ये स्टोन एट टाइम t1 ग्राउंड से y1 हाइट पर है एंड एट टाइम t2 y2 हाइट पर है।
then displacement of a stone in time interval between t1 and t2 will be y2 minus y1. अब हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए सीखेंगे। मोशन इन 2 डायमेंशंस। एग्जाम्पल, प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल को लेकर के ही डिस्कशन करते हैं, किस प्रकार फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है और किस प्रकार उसकी सहायता से चेंज इन पोजीशन को मेजर करना है। ये कोई सर्टेन बॉल या स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसे आप हॉरिजॉन्टल से सर्टेन एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करते हैं। ये हवा भी इस तरह का पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करते हुए इस पॉइंट को हिट करता है। दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। अब इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंसेप्ट को किस प्रकार अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने तभी डिस्कशन किया था कि चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। तो यह स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी को रेफरेंस पॉइंट लेना ज्यादा कन्वीनियंट है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वही हमारा ऑरिजिन हो गया, और वहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रहा है उसे हम एक्स एक्सिस लेते हैं, और यहां एक वर्टिकल लाइन हम खड़ा करते हैं, यह हमारा वाई एक्सिस हो गया। क्योंकि ये मोशन इन 2 डायमेंशन है, इसलिए यहां हमें 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस की आवश्यकता है। हम मानते हैं टाइम t1 दिस स्टोन इज एट पॉइंट P एंड एट टाइम t2 दिस स्टोन इज एट पॉइंट Q। इस पॉइंट P पर स्टोन का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम x एक्सिस पर और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं, L और M। हम मानते हैं ये ओवल डिस्टेंस x1 है और OM डिस्टेंस y1 है। तो P का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1। Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम Q से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, L0 एंड M0। हम ये मानते हैं ये OL0 डिस्टेंस x2 है और OM0 डिस्टेंस y2 है। Then coordinate of point Q will be x2 y2। इस प्रकार हमने फ्रेम रेफरेंस की सहायता से मोशन इन 2 डायमेंशन के केस में पोजीशन को फाइंड आउट किया। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई प्लेयर है जो किसी प्ले ग्राउंड में रेंडमली मूव कर रहा है। अनदर एग्जांपल, a player is running randomly in playground। हम ये मान लेते हैं कि प्लेग्राउंड रेक्टेंगुलर है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें डिस्कशन करना है तो हम मानते हैं कि प्लेग्राउंड रेक्टेंगुलर है। ये पर्सन प्लेग्राउंड में रेंडमली मूव कर रहा है। हमें डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पर इस प्लेयर का पोजीशन फाइंड आउट करना है। अब है कि हम रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिलेक्शन किस प्रकार करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किस प्रकार फिक्स करेंगे। तो जैसा मैंने चर्चा किया था, सिलेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। हम किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं।
यदि हम इस प्लेग्राउंड के कॉर्नर को रेफरेंस पॉइंट लें और यहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस खड़ा करें तो हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। इसलिए हम इसे ही ऑरिजिन लेते हैं और प्लेग्राउंड के एक साइड को एक्स एक्सिस और दूसरे साइड को वाई एक्सिस लेते हैं। तो एट पॉइंट P इस प्लेयर के कोऑर्डिनेट को पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं L और M। हम मानते हैं OL डिस्टेंस x1 और OM डिस्टेंस y1 है। तो P का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1। आफ्टर सम टाइम ये प्लेयर P से मोशन कर पॉइंट Q पर पहुंचता है। Q पर इस प्लेयर का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन Q से x एक्सिस पर और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं। L नॉट M नॉट हम मान लेते हैं OL नॉट डिस्टेंस x2 एंड OM नॉट डिस्टेंस y2। Now coordinate of point Q is x2 y2। यदि हम वेक्टर मेथड को अप्लाई करें तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। वेक्टर मेथड इसमें भी हमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना होगा जो कि ये मोशन इन 2 डायमेंशन है। दिस इज आवर पॉइंट P एंड दिस इज आवर पॉइंट Q। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। हम मानते हैं लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P is r1 and position vector of point Q is r2। हमें डिस्प्लेसमेंट PQ फाइंड आउट करना है। In triangle OPQ, vector OP plus vector PQ equals to vector OQ। हमें PQ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। Therefore, PQ equals to OQ minus OP। Here OQ is represented by R2 and OP is represented by R1। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं PQ equals to, यदि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j। अब हम लोग मोशन इन 3 डायमेंशन पर चर्चा करेंगे। कोई एरोप्लेन या कोई बर्ड हवा में फ्लाई कर रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन 3 डायमेंशन। वहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट किस प्रकार हमारे लिए हेल्पफुल हम चर्चा करेंगे। मोशन इन 3 डायमेंशंस। एग्जाम्पल हम लेते हैं ए बर्ड फ्लाइंग इन स्काई। आप जानते हैं इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन 3 डायमेंशन और यहां हमें 3 परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस की आवश्यकता है। हियर वी नीड
3 mutually perpendicular कोऑर्डिनेट एक्सेस। हम 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सेस लेते हैं इस प्रकार x, y एंड z। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। हम मानते हैं बर्ड at time t1 is at point P and at time t2 is at point Q। इस पॉइंट P के पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इस पॉइंट से XY प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा। L is foot of perpendicular dropped on XY plane from point P। अब हम इस पॉइंट से X एक्सिस पर और इस पॉइंट से Y एक्सिस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करेंगे A एंड B। हम मानते हैं OA डिस्टेंस x1 एंड OB डिस्टेंस y2 and the length of perpendicular PL, ये डिस्टेंस z1 है। Then coordinate of point P is x1, y1, z1। इसी तरह से पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले Q से XY प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा। M is foot of perpendicular from point Q on plane XY। अब हम M से X एक्सिस और Y एक्सिस पर पॉइंट M से X एक्सिस और Y एक्सिस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करेंगे C एंड D। हम मानते हैं OL डिस्टेंस x2, OD डिस्टेंस y2 and length of perpendicular from point Q on plane XY QM is z2। जैसे कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है हवा में, वो इस जगह है तो यह और ये हमारा ग्राउंड है। तो ये जो PL डिस्टेंस है वो ग्राउंड से हाइट को बताता है, यह QM डिस्टेंस ग्राउंड से हाइट को बताता है। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2 एंड z2। यहां भी आप वेक्टर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन हमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस लेना होगा। This is position of bird at time t1 and this is position of bird at time t2। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर r1 एंड पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर r2। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। Here PQ will be equal to वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। अब इस पोजीशन वेक्टर को रिजॉल्व फॉर्म में भी लिख सकते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। इस प्रकार हमने देखा कि मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन, तीनों ही केसेस में हम किस प्रकार रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं।
जैसा मैंने शुरुआत में ही चर्चा किया था कि हो सकता है एक ही फिनोमेना को एक साथ दो या दो से अधिक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा हो, या तो दोनों ऑब्जर्वर मोशन में हो, या एक ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, या दूसरा ऑब्जर्वर मोशन में हो। इस समय हम इन ऑब्जर्वर्स के फाइंडिंग को किस प्रकार कोरिलेट करेंगे, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। When two frames are in relative motion, यह हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, दो ऑब्जर्वर ले रहे हैं, जिसमें से एक रेस्ट में है और दूसरा मोशन में है। ये फ्रेम एस है जो रेस्ट में है, और ये फ्रेम एस नॉट है जो मोशन में है। दैट इज observer at point A is at rest and observer is at point O1 is in motion। और ये दोनों ही ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम इन दोनों ऑब्जर्वर्स के फाइंडिंग के बीच कोरिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट O को O से नॉट कनेक्ट करते हैं, O को P से कनेक्ट करते हैं और O नॉट को भी E से कनेक्ट करते हैं। इन ट्राइंगल O नॉट P, OP equals to vector OP equals to vector O नॉट प्लस वेक्टर O नॉट P। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर OP रिप्रेजेंट्स पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O इक्वल्स टू O नॉट, पोजिशन वेक्टर ऑफ O नॉट विथ रिस्पेक्ट टू O, पोजिशन वेक्टर ऑफ O नॉट विथ रिस्पेक्ट टू O एंड O naught P, position of point P with respect to O naught, position of point P with respect to O naught। मैं यहां लिख भी देता हूं, RPO represents position of P with respect to O, O naught O represents position of P with respect to O naught, position of O naught with respect to O, and RPO naught, position of P with respect to O naught। हम इस फिगर को हटा सकते हैं, तो यहां हमने दोनों ही फ्रेम्स में जो पार्टिकल P का पोजीशन है उसे वेक्टर मेथड से कोऑर्डिनेट कर लिया। अब हम इसे T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन 1 विथ रिस्पेक्ट टू T, dr O naught O by dt plus dr P O naught by dt। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ O naught विथ रिस्पेक्ट टू O प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O naught। यदि हम
एस नॉट फ्रेम में, मूविंग फ्रेम में पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन मूविंग फ्रेम एस डॉट, ये हो जाएगा वी पी ओ नॉट इक्वल्स टू that is velocity of particle in frame s naught equals to velocity of particle in from s minus velocity of frame s naught with respect to s। इस प्रकार हमने दो फ्रेम्स के बीच रिलेशन स्टैब्लिश किया। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो टाइप का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑफ टू टाइप्स, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई नहीं किया जा सकता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दो टाइप का हो गया, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। सबसे पहले हम लोग इनर्शियल फ्रेम पर चर्चा करेंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a frame which is either at rest or move with constant velocity in a straight line is called inertial frame of reference. A frame of reference is called inertial if either it is at rest or move with constant velocity in a स्ट्रेट लाइन। हम एग्जांपल लेंगे और उसी से ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये कोई रोड है जिस पर एक व्यक्ति खड़ा है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए एंड अनदर पर्सन इज इन मोशन इन अ कार। ये दूसरा पर्सन बी है। ये दोनों ही एक बस के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो व्यक्ति ए है वो रेस्ट में है, पर्सन बी इस कार में मोशन में है, और ये दोनों ही ऑब्जर्वर बस के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। द फ्रेम अटैच्ड टू पर्सन ए will be inertial, frame attached to person B will be also inertial, और आप इस दोनों ही फ्रेम में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। आप इस दोनों ही ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को विदाउट किसी हेजिटेशन के अप्लाई कर सकते हैं। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन है, न्यूटन के सेकेंड लॉ का डेरिवेशन है F इक्वल्स टू ma, आप उसे इस दोनों ही व्यक्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन is applicable in inertial frame of reference.
अब यदि ऐसा लगाना चाहें तो लिख सकते हैं इज एप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि दोनों ही पर्सन में जो फ्रेम फिक्स्ड है, हमने फिक्स किया, वो इनर्शियल है, तो हम इस दोनों ही ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसा फ्रेम जो किसी रोटेटिंग बॉडी में फिक्स्ड हो या किसी एक्सेलरेटिंग बॉडी में फिक्स हो, उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस a frame of reference fixed either in a rotating body or accelerating body is called non-inertial frame of reference। हम एक एग्जांपल लेते हैं और वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेगा। एक रोटेटिंग टेबल है, ये टेबल इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, गोल गोल घूम सकता है, और इस पर कोई पर्सन खड़ा है और एक व्यक्ति ग्राउंड पर खड़ा है। ये दोनों ही ऑब्जर्वर एक बॉल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। द फ्रेम अटैच्ड टू पर्सन ए इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। बट द फ्रेम अटैच्ड टू पर्सन बी इज नॉन इनर्शियल, और इसके लिए हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि कोई कार एक्सेलरेट कर रहा हो और इसमें कोई ऑब्जर्वर बैठा हो, ये कार एक्सेलरेट कर रहा है और ये किसी अनदर ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो जिस समय ये कार एक्सेलरेट कर रहा है और इसमें बैठे ऑब्जर्वर में जो हम फ्रेम फिक्स करेंगे, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, और उस समय इस पर्सन के लिए, इस फ्रेम के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन is not applicable in non-inertial frame of reference। दैट इज हमारा जो F इक्वल टू ma का फार्मूला है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं होता है। F equals to ma is not applicable in non-inertial frame of reference। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमें स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लाना होता है, जिसके बारे में आप फोर्स चैप्टर में पढ़ते हैं।
To deal problems in non-inertial frame of reference, we have to apply concept of pseudo force, which will be discussed later. To deal problems in non-inertial frame of reference, we have to apply the concept of pseudo force. इस प्रकार आज के डिस्कशन में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जाना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का हुआ, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप न्यूटन्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।